students. So this is नरेश शर्मा once again. So आज हम लोग MCQs करेंगे ग्रेविटेशन के ऊपर. सो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है. 10 क्वेश्चंस हम लोग MCQ करेंगे ग्रेविटेशन के ऊपर. और आई होप आप लोगों को ये 10 के 10 क्वेश्चंस करने में बड़ा मज़ा आएगा. साथ साथ हम लोग सॉल्व करेंगे और साथ साथ में हम लोग एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करेंगे कि बाकी ऑप्शंस जो है वो आंसर क्यों नहीं है. ग्रेविटेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है. सो आई थिंक सारे आप लोग तैयार हो MCQs के लिए. 10 क्वेश्चंस हैं. अपने कॉपी पेन को साथ रखिए और अपना अपना स्कोर ज़रूर काउंट कीजिएगा और उसके बाद आप हो सके तो उसको शेयर भी कीजिएगा. सो लेट अस मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन. आइए पहले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. So the very first question is the value of acceleration due to gravity on the surface of earth at sea level is. Acceleration due to gravity, इनकी वो बात कर रहा है g की, छोटे g की बात कर रहा है. इसकी वैल्यू कितनी होती है धरती के ऊपर. उसने ऑप्शंस दिए हैं आपको 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो अगर आपने पिछला लेक्चर सुना होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो होती है जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये धरती के ऊपर इसकी वैल्यू होती है सी लेवल के ऊपर. जैसे जैसे हम लोग धरती से ऊपर जाते हैं, स्पेस की तरफ मूव करेंगे तो जी की वैल्यू में कमी आने शुरू हो जाएगी, इसकी वैल्यू घटने शुरू हो जाएगी. तो धरती के ऊपर इसकी वैल्यू जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है. सो डी इज द राइट आंसर. सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बड़ा इंटरेस्टिंग सा आप एनिमेशन देख पा रहे हैं. कहता है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून इज. अगर हम चांद पे जाएंगे तो किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो कितना हो जाएगा. ऑप्शंस पढ़ लेते हैं जी. ऑप्शन पढ़ लेते हैं. 1/2 टाइम्स द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, 1/4, 1/6, 1/8. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी. तो हमें पहले वेट का फॉर्मूला देखना पड़ेगा. वेट का फॉर्मूला होता है जी m/g. ये आप याद रखिए जी. अब जो मास होता है ना वो तो होता है फिक्स, वो कभी चेंज नहीं होता. जी की वैल्यू चेंज हो रही है. अब मून के ऊपर जो जी की वैल्यू होती है ना वो होती है 1/6 धरती के ऊपर जितनी वैल्यू है. इसका मतलब मास तो फिक्स है, इसका मतलब वेट जो होगा हमारा मून के ऊपर जाएगा 1/6 रह जाएगा. इनकी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. आपको बता दूं मैं, जब आप मून पे जाओगे तो आपका वेट 1/6 रह जाएगा. मतलब अगर आपका यहाँ वेट 60 न्यूटन है तो वहाँ जाके आपका वेट सिर्फ 10 न्यूटन रह जाएगा. तो वहाँ थोड़ा चलना मुश्किल होगा. आप एनिमेशन में देख सकते हैं कि चलना काफ़ी मुश्किल है मून के ऊपर. सो ये हमारा था सेकंड क्वेश्चन. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कहता है फॉर एन ऑब्जेक्ट विच इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड द टाइम ऑफ एसेंट व्हेन मेजर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विल बी. जब हम किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो कहता है ऊपर जाने का जो टाइम है वो बॉडी के ऊपर जाने का, मतलब ऊपर तक पहुंचने का टाइम लेस देन द टाइम ऑफ डिसेंट, नीचे आने के टाइम से कम होता है. ग्रेटर देन द टाइम ऑफ डिसेंट, नीचे आने के टाइम से ज़्यादा होता है. इक्वल टू द टाइम ऑफ द डिसेंट, बराबर होता है. नन ऑफ द अबव. सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. जब भी आप किसी बॉडी को ऊपर फेंकेंगे तो आपने एक बात याद रखनी है, जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगा उतना ही टाइम उसको नीचे आने में लगेगा जी. ये फैक्ट है बिल्कुल पक्का. आप चेक कर सकते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं प्रैक्टिकली. तो इसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा जी. सी इज द राइट आंसर. इक्वल टू द टाइम ऑफ डिसेंट. दोनों बराबर होते हैं. ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम हमेशा बराबर होता है. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर थर्ड. अगला क्वेश्चन आ गया जी. द एक्सप्रेशन फॉर द फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज. आपको मैंने कल न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताया था. उसने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला पूछा है जी. तो हमने कल फॉर्मूला किया था, अगर आपको याद हो, F इज इक्वल टू जी m1m2 बाय आर स्क्वायर. ये फार्मूला होता है जी. तो यहाँ पे कौन सी ऑप्शन फिट बैठ रही है? बी ऑप्शन फिट बैठ रही है. सो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है जी. तो ये आपको याद रखना होगा. दिस इज द राइट आंसर. ये बिल्कुल सही जवाब है फोर्थ क्वेश्चन का. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है जी. इफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट विल डिक्रीज. अगर हम दो बॉडीज के बीच की डिस्टेंस को कम करते हैं तो फोर्स क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, बराबर रहेगा या कुछ भी नहीं होगा? तो एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग जी. फॉर्मूला था जी m1m2 बाय आर स्क्वायर.
अब देखो जैसे जैसे आर घटेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, उल्टा है ना, जैसे जैसे आर घटेगा फोर्स बढ़ेगा। तो याद रखना है आपने, जब दो बॉडीज दूर होंगी तो फोर्स कम होगा, जब दो बॉडीज पास आ जाएंगे तो फोर्स बढ़ जाएगा। इसका मतलब जब डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा बी, इंक्रीज। इंक्रीज ये राइट आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स ऑफ अर्थ विल बी। देखो धरती के दो चीजें होती हैं, ये धरती है तो ये पोल होती है, ये वाले से ये पोल है, ये पोल है, ये भी पोल है, और ये इक्वेटर होता है, ये इक्वेटर होते हैं, दिस इज इक्वेटर। अब आपको याद रखना है कि ये धरती की जो धरती बिल्कुल गोल नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल गोल नहीं है, उसकी ये दूरी कम है और ये दूरी ज़्यादा है, इक्वेटर वाली दूरी ज़्यादा है। तो जितनी दूरी कम होगी उतना जी की वैल्यू ज़्यादा होगी, ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब पोल पे ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी इक्वेटर के कंपेरेटिवली। इसका मतलब इसका ए आंसर आएगा। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे तो जी की वैल्यू बढ़ जाएगी, इनके आपका वेट भी बढ़ जाएगा, यानी बहुत थोड़ा सा फर्क पड़ेगा लेकिन फर्क पड़ेगा। पोल्स पे आपका वेट ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा है, इक्वेटर पे आपका वेट कम होगा। सो दिस इज ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज नॉट रिजल्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इनमें से कौन सा जो फिनोमिना है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से जुड़ा हुआ नहीं है। अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, धरती सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, बिल्कुल ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण घूमती है। आयरन इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, एप्पल इज फॉलिंग फ्रॉम ट्री, ये भी ग्रेविटी है। तो आयरन इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, लोहा जब जो अट्रैक्ट होता है मैग्नेट की तरफ, इसमें कोई ग्रेविटेशन का कोई चक्कर नहीं है, ये तो अपने आप एक नया अपना एक फोर्स है। तो ये इसका बी आंसर आएगा, बी इज द राइट आंसर। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऑन मून इफ इट्स वैल्यू ऑन अर्थ इज जी। देखो बड़े जी की जो वैल्यू होती है ना, बड़े जी को हम कहते हैं क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, जहां मर्जी, मैंने बताया था आपको कल। तो इसका आंसर जी आएगा, बड़ा जी। जी मून पे चले जाओ, स्पेस में चले जाओ, मरकरी पे चले जाओ, मंगल ग्रह पे चले जाओ, शनि ग्रह पे चले जाओ, जहां मर्जी चले जाओ, जी की वैल्यू जी रहेगी। हाँ, अगर इस क्वेश्चन में छोटा जी होता फिर इसका आंसर सेकंड आना था G/6। देखिए बड़े जी की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो इसका आंसर ए आएगा हमारे पास। 9th क्वेश्चन आ गया जी, विच कैन बी जीरो एट द सेंटर ऑफ अर्थ। मास, मास जो होता है ना बॉडी का, मास पुंज होता है, वो कभी भी जीरो नहीं होता। वेट, वेट का फॉर्मूला मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, m/g। तो जहां जहां जी जीरो होगा वहां वहां वेट जीरो हो जाएगा। इसका मतलब धरती के सेंटर पे जाके भी ना जी की वैल्यू जीरो हो जाती है। इसका मतलब वेट जीरो हो जाएगा कहाँ पे, सेंटर पे। तो बी आंसर आएगा। मास कभी जीरो नहीं होता जी। So let us move on to the last question. The force which keep the body moving in a circular motion is when accelerated is। किसी भी चीज को गोल गोल घूमने के लिए एक फोर्स जरूरी होता है, देयर इज ए फोर्स रिक्वायर्ड। तो कौन सा फोर्स होता है वो, सेंट्रीपिटल फोर्स। आपको याद रखना है सेंट्रीपिटल फोर्स। किसी चीज को गोल घुमाने के लिए सेंट्रीपिटल, मैग्नेटिक फोर्स की जरूरत नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी नहीं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको घूमने के लिए बॉडी को जरूरत होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द MCQs ऑन दिस वीडियो। 10 क्वेश्चन थे, आई होप आप लोगों ने इन 10 क्वेश्चन को एंजॉय किया होगा। ऐसे ही और MCQs के लिए आप मेरा चैनल विजिट करते रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और बाकी सारे लेक्चर्स को आप जरूर देखिए। डेफिनेटली यू विल गेट हेल्प, आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू। स्टे सेफ।